सर गिनने हैं, आप जनता के सर गिन रहे हो, मगर जो सत्ता में बैठे हो उन सरों को गिनना पड़ेगा। फिर उसके बाद वंचित वर्ग जो है तो उनको भी लाभ ये होगा, उनको अपना संख्या पता लगेगी, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन पता लगेगा कि चाहे वो नौकरियों के अंदर है, चाहे वो अलग अलग संगठनों के अंदर है। ब्राह्मणवादी ताकतें, मैं साफ साफ कहूँ तो वो उस बात को खारिज करते हैं और इससे ये पिछड़ी राजनीति को थोड़ा बल मिलेगा, वो अपनी बातें पुरजोर तरीके से कह पाएंगे। लीडरशिप में हमेशा आपको इंदु प्रकाश जो डोमिनेट करता दिखाई देगा। हमारे यहाँ तो नारी की पूजा होती है, मगर नारी का जितना भेदभाव इस देश के अंदर होता है नारी के साथ में कहीं भी नहीं होता दुनिया के अंदर। सब जो है। स्वागत है आपका दलित दस्तक में। मैं हूं जिया हसन। देश में जब भी चुनाव आते हैं कास्ट सेंसस का मुद्दा निकल आता है। कास्ट सेंसस देश के लिए क्यों ज़रूरी है, या कास्ट सेंसस के बाद क्या होगा? क्या कास्ट सेंसस के बाद जो आंकड़े निकलेंगे उससे दलित पिछड़े लोगों का कुछ भला होगा? क्योंकि विपक्ष की ओर से ये बात उठती रही है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी या दावेदारी। तो हिस्सेदारी अगर पिछड़ों की निकलती है तो क्या उन्हें उनका हक मिलेगा? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुक्ति संघर्ष के एडिटर महेश राठी जी। महेश राठी जी, कास्ट सेंसस क्यों ज़रूरी है? विपक्ष या क्यों उठा रहा है इस मुद्दे को? क्या इससे कुछ देश का फ़ायदा होगा? देखिए, कास्ट सेंसस का होने से कई तरह के फ़ायदे होते हैं। एक तो सरकार जो स्कीम्स बनाती है, जो योजनाएं बनाती है, तो उसमें उसके पास आंकड़ा होता है कि कौन सी जाति कितनी संख्या है उसकी, और उस तरीके से कौन सा मतलब कम्युनिटी का क्या नंबर है, उसके हिसाब से वो जो है स्कीम्स बना सकती है, वेलफेयर स्कीम्स बना सकती है, दूसरे तरह की योजनाएं बना सकती है। एक तो ये पक्ष है उसका। दूसरा ये है कि पिछले दौर में जिस तरह से सामाजिक न्याय का एक राजनीति शुरू हुई है और उसने धीरे धीरे जो बढ़त बनाई है पिछले दौर में, तो ये मैं देखता हूँ कि वो लोग जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाले या ब्राह्मणवादी पार्टियाँ कही जाती थी, मानी जाती थी, जो हिंदू अपर कास्ट को रिप्रेजेंट करती थी, वो पार्टियाँ भी अब कास्ट सेंसस जैसे मुद्दों को उठाने लगी हैं। कास्ट सेंसस माने उनको लगता है कि वो सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सेदारी कर रहे हैं सब जो है। उस लिहाज से यदि जो हम देखें सोशल जस्टिस की जो फोर्सेस हैं, सामाजिक न्याय की जो ताकतें हैं, राजनीतिक ताकतें, उनको भी, और जो ये समुदाय हैं जो उसमें आते हैं, डिप्राइव्ड सेक्शंस जिसको हम कहते हैं, वंचित वर्ग जो है, तो उनको भी लाभ ये होगा, उनको अपना संख्या पता लगेगी, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन पता लगेगा कि चाहे वो नौकरियों के अंदर है, चाहे वो अलग अलग संगठनों के अंदर है, चाहे वो समाज के किसी भी हिस्से में है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है, जो स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है, प्रतिनिधित्व का जो ढांचा है, वो क्लियर होगा। कि अभी तो कई तरह की बातें चलती हैं, जैसे पिछड़ा वर्ग कहता है कि वो 50% से ज़्यादा उनकी संख्या है, और वो पुराना 1931 के जो सेंसस हुआ था ब्रिटिश इंडिया में, उसका हवाला देते हुए वो कहते हैं। उधर ये जो दूसरे पक्ष है जो उसका विरोध करता है, ब्राह्मणवादी ताकतें, मैं साफ साफ कहूँ तो वो उस बात को खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि वो आंकड़ा तो सटीक नहीं था, अब जो है अब तो फ़र्क पड़ गया है, तो उतना संख्या नहीं है। तो ये चीज़ें भी क्लियर होंगी और इससे ये पिछड़ी राजनीति को थोड़ा बल मिलेगा, वो अपनी बातें पुरजोर तरीके से कह पाएंगे। और तमाम तरह के सवाल हैं। हाँ, ये भी है कि इससे कुछ नए तरह के सवाल भी खड़े होंगे, जैसे रिजर्वेशन के ऊपर है, उसका कैपिंग है 50%, तो उस कैपिंग के ऊपर बहस चलेगी कि 50% रहना चाहिए कि नहीं। जब ओबीसी ही कह रहे हैं कि 55% या 50% से ज़्यादा है, 55-56% है, तो वो कहेंगे सीधी सी बात है कि हमको जितना हमारी संख्या उसके मुताबिक जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये नारा सबसे पहले जो दिया था काशीराम जी ने कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये बिल्कुल असल में ये हम अंग्रेजी में कहें तो ये है प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जो आपकी संख्या उसके अनुपात में आपको प्रतिनिधित्व मिले। तो उसको एक सरल भाषा में इन्होंने नारा बनाया और बड़ा प्रचलित नारा हो गया ये, और सही में
बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में जो आसानी से समझा जा सकता है। तो ये है। तो अब भी जो आने वाले समय में है तो कई तरह के सवाल खड़े होंगे, और सवाल सिर्फ इतने नहीं खड़े होंगे कि नौकरियों में रिजर्वेशन का सवाल या दूसरे रिप्रेजेंटेशन का सवाल उनके ऊपर भी खड़े होंगे जो इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं। मसलन क्या आप कहें, राहुल गांधी ने बड़ा पॉपुलराइज़ किया इसको, तो बड़ा ये कि हालांकि उनसे पहले नीतीश कुमार सर्वे करवा चुके हैं कास्ट सेंसस के सवाल को उठा के, जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी महागठबंधन की, तो और ये सवाल पहले सबसे ज़ोर शोर से उठाया, हमेशा उठाते रहे हैं। तेजस्वी ने काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया, कम्युनिस्ट पार्टियों ने ज़ोर शोर से उठाया, तो ये सब काफ़ी लोग बात करते रहे हैं। राहुल गांधी ने काफ़ी बाद में आकर के ये समझा कि वो सोशल, जब उनके ऊपर इस तरह का दबाव है, और दबाव किस लिए है हमें सीधा समझना चाहिए, उनका जो वोट बैंक था अधिकतर चला गया बीजेपी की तरफ जो है सब। अब हिंदू अपर कास्ट जो उनको वोट करता था तो उधर चला गया दूसरी तरफ, अब उनको नया वोट चाहिए, बात सरल सी है। तो अब ये उनको समझ में आता है कि सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स करेंगे तो पिछड़ा, दलित, महादलित, ये वोट जो है उनकी तरफ आ सकता है सब जो है। तो ये इसलिए उन्होंने कास्ट सेंसस की बात उठाई और इसको ज़ोर शोर तरीके से उठाया। मगर अब सवाल ये उठेगा कि जो लोग कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं या अपने को सोशल जस्टिस के चैम्पियन बता रहे हैं, ये सारी पार्टियां, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम की पार्टी जो हैं, तो उनके ऊपर सवाल उठेगा उनके यहाँ क्या स्थिति है, जो स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रेजेंटेशन की, प्रतिनिधित्व का जो ढांचा है, क्या उनका जो कैडर की संख्या है उसके ही अनुपात में रिप्रेजेंटेशन लीडरशिप में भी उनके पास में है। तो ये सवाल उठेगा, सबके ऊपर उठेगा, राहुल गांधी की पार्टी के ऊपर भी उठेगा, कम्युनिस्ट पार्टियों के ऊपर भी उठेगा, और ये दूसरी सब दीगर जो पार्टियां हैं, मेन स्ट्रीम पार्टी जो कहती हैं अपने आप, सबके ऊपर उठेगा। क्योंकि एक सच्चाई है कि जो कैडर है उसमें 90%, 95% अक्सर जो है पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक होते हैं। मगर लीडरशिप में जो है वो जा कर के रिप्रेजेंटेशन बदल जाता है। आप किसी भी पार्टी को देखो, सब जो है लीडरशिप में हमेशा आपको हिंदू अपर कास्ट जो डोमिनेट करता दिखाई देगा। इसके क्या मायने अब आप कहेंगे, सब जो है मायने सीधे से हैं कि ब्राह्मणवाद जो है वो एक कहें कि एक तरह का डिसीजन मेकिंग फोर्स है, डिसीजन मेकिंग एलिमेंट है इस देश की पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स किसी की भी है, तय वही करेगा कि किस तरह की नीतियाँ होनी चाहिए, नेता कौन होना, नेता वो होंगे, वही नीतियाँ होंगी। आप जुडिशरी में देखें उनकी संख्या, यदि जो आप अनुपात में जनसंख्या में देखें तो हिंदू प्रकाश की संख्या बेहद कम है, 15% के तकरीबन है। मगर जुडिशरी में आप जाएं तो पता लगे 70% से ऊपर है उनका रिप्रेजेंटेशन सब जो है। आप जो है इस समय जो कैबिनेट है गवर्नमेंट की उसको देख लें, उसके अंदर वही स्थिति है। इससे पिछली सरकारें थी उनकी वही स्थिति है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को देख लें, सब वही स्थिति है। किसी भी तरह की जो है, यानी कि कहीं ना कहीं डिक्टेट करता है ब्राह्मणवाद इस देश की पॉलिटिक्स को, इस देश के सामाजिक ताने बाने को। अब सवाल ये है कि यदि जो ये कास्ट सेंसस होगा तब एक उभार जरूर आएगा, तब एक सवाल ज़रूर उठेंगे, और ये एक नई तरह की दिशा में चलने की तरफ होगा कि किस तरह से, क्योंकि इस देश में समावेशी विकास या समावेशी समाज तभी बन पाएगा, समावेशी विकास तभी होगा जब इस देश की जो सामाजिक ताने बाने को, इस देश की पॉलिटिक्स को, इस देश की नीति बनाने वाले सब जो संस्थान हैं उनको डिक्टेट करने का काम बहुजन ताकतें करेंगी। यानी कि बहुजन ताकतें जो मेजोरिटी में लोग हैं, सब 85%, वो करेंगे, तभी सही मायने में लोकतंत्र भी होगा, तभी सही मायने में समावेशी विकास होगा। नहीं अभी तो नारे हैं सिर्फ, कास्ट सेंसस भी उसी तरह का नारा है। राहुल गांधी के करने से ये हो गया, वो नारा हाई प्रोफाइल हो गया, सब कूद पड़े उसके पीछे, सबको कास्ट सेंसस चाहिए होने लगा। अरे भाई अपनी पार्टी के अंदर गिनती करवा लो ना। मैं सबसे कहता हूँ, चाहे मेरी पार्टी है चाहे दूसरे की पार्टी है, मैं सबसे कहता हूँ अपनी पार्टी के अंदर गिनती करवा लो और फिर अपने नेताओं की कुर्सियाँ गिन लो। सर गिनने हैं
आप जनता के सर गिन रहे हो, मगर जो सत्ता में बैठे हो उन सरों को गिनना पड़ेगा फिर उसके बाद, और कहेंगे उस गिनती से मेल नहीं खाता। तो इस बदलाव की ज़रूरत है कि सत्ता में बैठे हुए सरों की गिनती भी उसी तरह की हो, उनका रिप्रेजेंटेशन उसी तरह का हो जैसा समाज का गिनती है, उसका अनुपात है सब चीज़। तो यही इससे फ़ायदा भी होगा सब। सर आपका कहना है ये सिर्फ वोट के लिए हैं, अगर सच में ऐसा होता है तो हिस्सेदारी की बात आई तो ये लागू नहीं होगा, ये आपकी बातों से जाहिर हो रहा है। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टी जो उठा रही है, मैं साफ कहता हूँ उनसे, चलिए मैं राहुल गांधी को ही कहता हूँ, आप अपने यहाँ लागू कर लेना सबसे पहले। जिस तरह का ढांचा है इस देश का, जिस तरह का संख्या है, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी आप अपने संगठन से लागू कर लें। सबसे बड़ा उदाहरण देंगे, मैं सारी कम्युनिस्ट पार्टियों को कह रहा हूँ, आप अपने यहाँ से लागू कर लें, सबसे बड़ा उदाहरण देंगे। मैं ये बीजेपी के मोदी साहब से कहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से, वो गिनती उन्होंने एग्री कर लिया कि कास्ट सेंसस करेंगे, अपने यहाँ लागू कर लें, और सबसे पहले आरएसएस में लागू कर लें। आप आरएसएस का नेतृत्व जो है पूरी तरह से, जो मेजॉरिटी सेक्शंस हैं उनको दे दें सब, जो है दिखावे के मत बैठाएं ऊपर कि जो है रबर स्टैम्प की तरह आप बैठा दोगे, कभी राष्ट्रपति चुन लोगे, कभी उपराष्ट्रपति बना दोगे, कभी कुछ कर देंगे, और उसके बाद में फिर तमाशा, और पता लगा राष्ट्रपति को मंदिर में भी नहीं घुसने दे रहे हैं क्योंकि दलित है। यदि जो इसी तरह की ये रहेगी, आप बदल के दिखला दें सब, जो है आप जो है अपने संगठन से जब से शुरू करेंगे, आरएसएस चीफ बनाएं दलित आप, जो है। लेकिन सर आरएसएस की तो लाल किले से तारीफ़ की है प्रधानमंत्री जी ने, 100 साल पूरे होने वाले हैं, कोविंद जी को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया है जब विजयदशमी वाले दिन, आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करेंगे वो? हाँ नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ कि देखिए वो तारीफ़ तो पता नहीं किस किस की करते रहते हैं, मोदी जी का तारीफ़ करने का मालूम नहीं है किसकी करते रहते हैं। तो लोग तमाम तरह की कहानियाँ बतलाते हैं ट्विटर के ऊपर, वो गालीबाजियों को भी फॉलो करते रहते हैं बहुत बार सब, जो है तो तारीफ़ ही हो गई एक तरह से सब, जो है। तो तारीफ़ करना एक अलग चीज़ है और रिप्रेजेंटेशन देना एक अलग चीज़ है सब, जो है। आप हक करें, आप सीधी सी बात है, आप तारीफ़ तो सबसे ज़्यादा ये कहते हैं कि हमारे यहाँ तो नारी की पूजा होती है, मगर नारी का जितना भेदभाव इस देश के अंदर होता है नारी के साथ में कहीं भी नहीं होता दुनिया के अंदर सब, जो है। आप जब किसी को कहते हैं कि वो पूजनीय है, उसके पूजा करने लायक है, तो कहीं ना कहीं आप उसके अधिकार छीनने की साजिश कर रहे होते हैं सब, जो है। हम तुम्हारी पूजा करेंगे, मांगो मत कुछ भी सब, जो है। तो तारीफ़ का तो मतलब वही है कि वो तारीफ़ कर रहे हैं, और तारीफ़ के तो कारण होते हैं उनके। लेकिन सर जिस संगठन पे महात्मा गांधी जी की हत्या से जुड़ा हुआ कोई शख्स जिसको फांसी हुई, उसकी लाल किले से तारीफ़ करना ये कैसा लगा? नहीं देखिए, मतलब आरएसएस को लेके तमाम तरह की बातें हैं, वो आप कहेंगे कि जिसका महात्मा गांधी की हत्या में जिसकी भूमिका रही है, जिसका नाम रहा है, वो खुद भी उसी संगठन से आते हैं। नरेंद्र मोदी तो स्वयंसेवक थे, उनके जो प्रचारक रहे उनके सब, तो वो तो उसी संगठन के आदमी हैं, तो तारीफ़ क्यों नहीं करेंगे अपने संगठन की? अब तो प्रधानमंत्री है ना वो। हाँ, प्रधानमंत्री है तो क्या हुआ सब, जो है प्रधानमंत्री हैं तो क्या हुआ, बुनियादी तौर पे तो वहीं से आए हैं, और उनका ये मानना होगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि बनाने में योगदान उसी संगठन का रहा है उनको, और सबको मालूम भी है बीजेपी के पीछे हमेशा वही संगठन काम करता है सब, जो है। तो उनका मातृ संगठन है वो, तो उसकी तारीफ़ क्यों नहीं करेंगे? कोई अनयूजुअल बात तो है नहीं, उनसे इसके अलावा कोई उसकी आलोचना करने की उम्मीद तो कर नहीं सकते आप सब, जो। और रही महात्मा गांधी की हत्या या दूसरे उनकी भूमिका की बात, आरएसएस की भूमिका के ऊपर 100 साल हो रहे हैं, तो तारीफ़ करके उसको रिकॉग्नाइज़ कराना चाहते हैं, मान्यता दिलाना चाहते हैं देश के अंदर उस तरह से सब, जो है। मगर आरएसएस को किस तरह से गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित किया गया, आरएसएस ने हलफनामा दिया, एफिडेविट फाइल करके वो प्रतिबंध हटवाया कि हम पॉलिटिक्स में नहीं होंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं होगा, मगर सबको दिखाई देता है पॉलिटिक्स तो वही डिक्टेट कर रहे हैं, वही चला रहे हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं। तो आरएसएस की भूमिका के ऊपर कभी बात हो सकती है लंबे सब, जो है। लेकिन सर मैं एक सवाल आखिरी ये है कि जिस तरह से कोविंद जी को इनवाइट किया गया है मुख्य अतिथि के रूप में, क्या दलित पिछड़ों को लुभाने की एक योजना है उनकी, या फिर ये सच में कि आरएसएस बदल रहा है?
नहीं, दलित पिछड़ों को लुभाने की योजना तो है ही, सब जो है सबको वो तो जग जाहिर है, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सब जो है वो किसी भी तरह से मोदी जी तो जब भी बोलते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स को ध्यान में रख के बोलते हैं। सब जो है वो तो तमाम तरह की चीज़ें जो भी करते हैं सब जो है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिहाज से ही करते हैं, सीधी सी बात है सब। तो अभी भी उनको लुभाने के लिए कर रहे हैं, ये कार्ड उस तरह से खेल रहे हैं कोविंद जी को लेके, पूर्व राष्ट्रपति को लेके, और उनको राष्ट्रपति बनाने का भी मकसद उनका उसी तरीके से था। अब मालूम नहीं कितना अचीव कर पाए, कितना हल उसमें हासिल कर पाए। तो बहरहाल ये सब तो उनका पॉलिटिक्स है। सबको मालूम है कि वो एक ब्राह्मणवादी संगठन से आते हैं, उनकी पार्टी का बुनियादी चरित्र ब्राह्मणवादी है। तो इसलिए ये सब आज के दौर में सामाजिक न्याय की राजनीति इतना ज़रूरी हो गई है, और ये वंचित समाज, डेमोक्रेसी यही तो सिखाती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे के कहता हूँ डेमोक्रेसी क्या है। गांव का चौधरी साहब जो दलितों पे अत्याचार करता है, किसी भी जाति का, कोई भी बड़ा दबंग जाति का अत्याचार करता है, सर नहीं उठाने देता, चुनाव के वक्त प्रधान का इलेक्शन लड़ेगा सरपंच का, तो दलित महिला के पैर छूता है जाके। सब जो है तो डेमोक्रेसी यही सिखाती है। आप वोट लेने के लिए उसका पैर भी छुओगे, वो बात अलग है, वोट लेने के बाद सर तोड़ने के लिए भी जाएंगे सब, और पहले भी सर तोड़ ही रहे थे सब जो है। तो डेमोक्रेसी की मजबूरी इन लोगों के लिए यही है कि ये जिसको देखना नहीं चाहते उसकी भी तारीफ करनी पड़ती है इन लोगों को सब जो है।